जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल 15 अगस्त है। हम सब कल बहुत ही खुशी का जश्न मनाएंगे दोस्तों। और उससे पहले ही आज मैं आपको कल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। उससे पहले ही मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सबको कल के लिए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ दोस्तों। बहुत ही खुशी का समय है, तो उसी खुशी के समय में आज हम अभ्यास करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के इतिहास के कुछ क्वेश्चन हैं, अर्थशास्त्र की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे जिसकी हम सब प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। वो खुशी है आज़ादी की, और इसी खुशी में हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे डबल खुशियों के साथ में। बहुत ही खुशी के साथ आज अभ्यास करेंगे और कुछ सीखेंगे दोस्तों। आइए बिना देर करते हुए वाइट बोर्ड की ओर चलते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं खुशी के साथ। आइए देखिए, प्रैक्टिस सेट। आज अर्थशास्त्र के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आप सबके सामने, उसका हम अभ्यास करेंगे दोस्तों। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों। इससे पहले मैं बता दूं, जो हम आज़ादी की खुशी मनाएंगे वो 75वीं वर्षगांठ होगी दोस्तों। ठीक, तो 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं दोस्तों। 15 अगस्त कल है, तो कल मनाएंगे 75वां स्वतंत्रता दिवस। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा है तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और चौथा है दूसरी पंचवर्षीय योजना। बताइए, इसका जो उत्तर होगा वो आपका तीसरा वाला इसका उत्तर होगा दोस्तों। ठीक, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। तो मैंने जो ऑप्शन है सभी के बारे में कुछ ना कुछ बताया है, जान लेंगे, खुद ही स्पष्ट हो जाएगा अपने आप किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आइए जानते हैं पहले जो ऑप्शन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो 1951 से 1956 तक है दोस्तों। क्या हुआ था, हैराड डोमर मॉडल इसमें था, कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, भांगड़ा नांगल ब्यास और दामोदर नदी घाटी परियोजना इसमें स्थापित की गई थी दोस्तों। आइए चलते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो इसका जो समय काल था 1961 से 1966 ईस्वी तक था दोस्तों। आत्मनिर्भर बनाना था, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल के आधार पर था। यह योजना असफल रही। क्यों? क्योंकि उस समय भारत का चीन से युद्ध हुआ 1962 में, और भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ 1965 में, और एक सूखा पड़ा था 1965-66 का दोस्तों। इसी के कारण यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है 1961 से 1966 असफल रही थी दोस्तों। आइए चलते हैं तीसरा ऑप्शन, इसमें है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है इसमें लिखा हुआ है कि 1969 से 1974 इसका शासनकाल था, इसका कार्यकाल था दोस्तों। 1966 के बाद से 1969-74। तो इसमें जो अशोक रुद्र था, LS मन्ने मॉडल था, कृषि एवं सिंचाई इसकी प्रथम प्राथमिकता में थे दोस्तों। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, और MRTP एक्ट यानी एकाधिकार अवरोधक व्यापार अधिनियम 1969 इसमें लाया गया था। अब बफर स्टॉक की अवधारणा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ने दी थी दोस्तों। आइए चलते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। ये सभी ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 से 1961, ठीक, PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। समाजवादी समाज एवं भारी उद्योग इसमें दिया गया था। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, ठीक, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला जो उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। जो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र है ये छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था दोस्तों। अब आइए चलते हैं आज के सेशन के दूसरे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आइए चलते हैं आज के सेशन के दूसरे क्वेश्चन की ओर। मैं आप सबको अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, कमी का विज्ञान किसने कहा। बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कमी का विज्ञान किसने कहा है दोस्तों। पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है लियोनेल रॉबिन्स, तीसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और चौथा ऑप्शन है ऑस्कर लांज। बताइए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका लियोनेल रॉबिन्स। लियोनेल रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को कमी का विज्ञान कहा है। किसे कहा है? अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र को कमी का विज्ञान कहा किसने? लियोनेल रॉबिन्स ने दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीयकरण के समय, यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बैंकों का? 1 जनवरी 1969 को। लिख देता हूँ, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय 1 जनवरी 1969 को आरबीआई के गवर्नर कौन थे दोस्तों? बताइए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय 1 जनवरी 1969 को आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, ऑसबॉर्न स्मिथ, सीडी देशमुख और विमल जालान। कौन थे बताइए? तो इसका जो उत्तर होगा तीसरे का, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय 1 जनवरी 1969 को आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका सीडी देशमुख। सीडी देशमुख थे आरबीआई की जो प्रथम गवर्नर थे। अगर ऐसा पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में तो इसका आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय 1 जनवरी 1969 आरबीआई के गवर्नर कौन थे? कौन थे? सीडी देशमुख थे। आइए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक माना जाता है? आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक माना जाता है? इसमें जो ऑप्शन होगा 1 जुलाई से 30 जून, दूसरा है 1 मार्च से 2 अप्रैल, तीसरा है 3 जून से 4 जुलाई, चौथा है 8 जून से 25 जून दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा पहला वाला होगा, 1 जुलाई से 30 जून आरबीआई का लेखा वर्ष माना जाता है, 1 जुलाई से 30 जून। अब आइए चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन है आपका, आरबीआई ने 1948 से पहले किन 2 देशों के बैंक के रूप में कार्य किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान से नोट करते जाइए। पाँचवा क्वेश्चन है आपका, आरबीआई ने 1948 से पहले किन 2 देशों के बैंक के रूप में कार्य किया? दोस्तों आपका जो पहला ऑप्शन है पाक मतलब पाकिस्तान म्यांमार, दूसरा है पाकिस्तान बांग्लादेश। ये जो पाक लिखा हुआ है इसका मतलब आपका पाकिस्तान होगा दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है पाक यानी पाकिस्तान म्यांमार, दूसरा है पाकिस्तान बांग्लादेश और तीसरा ऑप्शन है म्यांमार भूटान, चौथा है नेपाल और पाकिस्तान। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला वाला, पाक यानी पाकिस्तान और म्यांमार। आरबीआई ने 1948 से पहले किन 2 देशों के बैंक के रूप में कार्य किया? तो पाकिस्तान और म्यांमार के 1948 से पहले 1947 में म्यांमार के रूप में म्यांमार के लिए आरबीआई ने काम किया और 1948 में पाकिस्तान के लिए आरबीआई ने काम किया था दोस्तों। तो 1948 से पहले पाकिस्तान और म्यांमार दोनों देशों के लिए आरबीआई ने बैंक के रूप में कार्य किया था दोस्तों। अब आइए चलते हैं आज के सेशन के छठवें क्वेश्चन की ओर दोस्तों आइए चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। तो आपका छठवां क्वेश्चन है, जीएसटी से किस वस्तु को बाहर रखा गया है? जीएसटी से किस वस्तु को बाहर रखा गया है? ऑप्शन पे आइए चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला है शराब, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, आपका उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा। इसका उत्तर जीएसटी से किस वस्तु को बाहर रखा गया है? तो सभी वस्तुओं को बाहर रखा गया, यानी उपरोक्त सभी, शराब को भी, पेट्रोल को भी, प्राकृतिक गैस को भी। क्यों? क्योंकि इस पर क्या लगाया जाता है? इस पर एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद कर लगाया जाता है। कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर के लगाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि उपरोक्त सभी होगा, जीएसटी से इतनी वस्तुओं को बाहर रखा गया है। और भी हो सकते हैं लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन में है वो आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। सातवां है, एमएसपी कौन निर्धारित करता है? एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन निर्धारित करता है? दोस्तों बहुत आपने सुना होगा, एमएसपी कौन निर्धारित करता है? इसका जो ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, दूसरा है कृषि कीमत लागत आयोग, तीसरा है वित्त मंत्रालय, चौथा है नाबार्ड। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों दूसरा होगा कृषि कीमत लागत आयोग। CACP की वेबसाइट है, उस पर आप जाके सर्च कर सकते हैं दोस्तों। CACP कृषि कीमत लागत आयोग एमएसपी कौन निर्धारित करता है? कृषि कीमत लागत आयोग यानी CACP। आठवां क्वेश्चन है आपका, जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, बताइए। तैयारी आपकी संपूर्ण हो चुकी होगी दोस्तों, 24 तारीख को आपका एग्जाम है। तो जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? पहला है 279, 280 दूसरा है, तीसरा है 240, चौथा है 250। इसका जो आंसर होगा दोस्तों 279 ए होगा। इसके तहत 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है दोस्तों। अब आइए चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, किसे बनाया जाता है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, आरबीआई गवर्नर और राष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका पहला वाला, केंद्रीय वित्त मंत्री बनाए जाते हैं जीएसटी परिषद के अध्यक्ष दोस्तों। आइए चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों, आइए चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, स्टोपोनिक्स का संबंध किससे है? स्टोपोनिक्स का संबंध किससे है? ऑप्शन है पहला, पौधे को हवा में उगाने से, दूसरा है पौधे को मिट्टी में उगाने से, तीसरा है पौधे को पानी में उगाने से, चौथा ऑप्शन है पौधे को अंतरिक्ष में उगाने से दोस्तों। तो स्टोपोनिक्स का संबंध, इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर इसका होगा पौधे को हवा में उगाने से दोस्तों। क्या होगा? पौधे को हवा में उगाने से है इसका संबंध। आइए चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है?
हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है दोस्तों? हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? इसमें ऑप्शन है मृदा विहीन कृषि से, पानी विहीन कृषि से और खाद विहीन कृषि से। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा पहला वाला होगा, मृदा विहीन कृषि से दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे होगा? मृदा विहीन कृषि से। अब आइए चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। विश्व की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भारत में है? विश्व की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भारत में मौजूद है दोस्तों? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, 7.5%, 2.5%, 8% और 6.5%। कितना होगा? इसका जो राइट आंसर होगा 7.5% दोस्तों। 7.5% भूमि भारत में कुल कृषि भूमि के रूप में मौजूद है दोस्तों। आइए चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो जो ऑप्शन है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से और उपरोक्त सभी से। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी से दोस्तों। उपरोक्त सभी का संबंध इंद्रधनुषी क्रांति से है दोस्तों। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति यानी उपरोक्त सभी। इसका जो 14वां क्वेश्चन है, धावी किस राज्य की स्थानीय कृषि पद्धति है? बताइए धावी किस राज्य की स्थानीय कृषि पद्धति है? वहाँ पर धावी नाम से कृषि की जाती है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा धावी किस राज्य की स्थानीय पद्धति है, वो आंध्र प्रदेश की धावी स्थानीय कृषि पद्धति है आंध्र प्रदेश की दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने आपको अर्थशास्त्र के प्रैक्टिस सेट के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप सबके सामने रखा और प्रैक्टिस करवाने का प्रयास किया और आपने भी समझने का प्रयास किया होगा दोस्तों। और खुश रहें, आज़ादी का जश्न मनाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।